तुम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हो जहां हर दिशा धुंधली लग रही है। एक कदम आगे बढ़ाओ तो डर है, पीछे हटो तो पछतावा। तुम सोच रहे हो, क्या वो खतरा मोल लेना चाहिए या जो है उसी में ठहर जाना बेहतर है। लेकिन अगर मैं कहूं, ये उलझन तुम्हें यहां तक लेकर आई है जानबूझकर। ये पुस्तक जो आज तुम्हारे सामने खुल रही है सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रकृति का संदेश है, ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक संकेत। और हम सिर्फ एक जरिया हैं जिसके माध्यम से ये शब्द तुम तक पहुंचे हैं। संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आत्मा तैयार होती है तो संदेश खुद रास्ता ढूंढ लेता है। शायद तुम जिस डर से भाग रहे हो वही तुम्हारी मंजिल का दरवाजा है। शायद तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम याद करो, तुम्हारा सपना यूं ही तुम्हारे भीतर नहीं रखा गया। अब सवाल ये नहीं है कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उस संकेत पर भरोसा करोगे जो तुम्हें इस कहानी तक ले आया। आइए इस संदेश को पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं और देखते हैं ब्रह्मांड तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। यहाँ द अल्केमिस्ट की तरह हर वीडियो आपको सोचने और आगे बढ़ने का एक छोटा सा संकेत देगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वह सो गया था और चौक की गहमा गहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी भेड़ें कहाँ हैं। फिर उसे ध्यान आया कि वह एक नई जगह में है, मगर अब वह दुखी होने की बजाय खुश था। अब उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वह बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर उसे अब अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वह एक ऐसा साहसिक यायावर बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा और सराहा है। वह बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदार के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम थी अपनी जिंदगी और हर दिन अपना रोजमर्रा का काम शुरू करने का ढर्रा और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई, वही रहस्यमय बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा है कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर सके। वह तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है, लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया था कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था, यानी कि वह अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नियति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे बहुत दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। वह भी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था तो दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वे एक दूसरे की बात बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो दरअसल नई नहीं थीं। वह उनका अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। शायद इसलिए कि वह उनका आदी हो गया था। तो फिर लड़के ने अनुभव किया, अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकता हूँ तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूँ। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वह टैंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वह उन शकुनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होगी, यह उसे मालूम था। गडरियों के पास यूं तो भी धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे यहाँ इस अजनबी भूमि पर भी लागू कर सकता है। सब कुछ एक ही तो है, बूढ़े आदमी ने यही तो कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी।
जो हर सुबह उसे आ घेरती थी। पिछले 30 सालों से वह उसी जगह पर था। एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां से कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। सब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूवेत्ता और जर्मन सिपाही उसकी दुकान में भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे। क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद आता था। उसे लगता था वह बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएगा और उसकी बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर ज्यों-ज्यों समय बीता, टैंजियर भी बदल गया। टैंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर क्योटा बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापार ढीला पड़ता गया। आस पड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस कुछ गिनी चुनी दुकानें ही रह गईं। किसमें हिम्मत थी कि इन चंद दुकानों को देखने के लिए कोई पूरी पहाड़ी चढ़कर आता। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई और विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से वह क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है। अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का दुक्का व्यक्तियों को ही इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वह यही देखता आया है और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंग ढंग उसे मालूम है। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए पैसे वैसे नहीं हैं। फिर भी व्यापारी ने सोचा कि लड़के के चले जाने के बाद ही वह भोजन करेगा। दरवाजे पर एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली समझी जाती हैं। लड़के ने देखा काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं शो विंडो में लगी कांच की चीजों को साफ कर दूं? लड़के ने व्यापारी से कहा। जिस हाल में वे अभी हैं उसे देखकर तो कोई खरीदार आएगा नहीं। व्यापारी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दे बस। व्यापारी अब भी चुप रहा। लड़के ने अनुमान लगाया कि उसे ही कुछ तय करना पड़ेगा। उसने अपनी थैली से जैकेट बाहर निकाली। उसकी इस रेगिस्तान में क्या जरूरत थी, और उसी से वह कांच का सामान साफ करने लगा। आधे घंटे के भीतर शो विंडो का सारा सामान उसने साफ कर दिया और उसी दौरान 2 ग्राहक वहां आए और उन्होंने कुछ क्रिस्टल भी खरीदे। जब वह शो विंडो में रखे सारे क्रिस्टलों की सफाई कर चुका तो उसने दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगा। क्रिस्टल व्यापारी ने लड़के से कहा, आओ चले, कहीं खाना खाते हैं। उन्होंने दुकान पर बंद है की तख्ती लगा दी और नजदीक के छोटे से कैफे में घुस गए। वहां केवल एक ही मेज थी। बैठते हुए व्यापारी जोर से हंसा। तुम्हें कुछ करने और खाना मांगने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो फिर आपने मुझे शीशे क्यों साफ करने दिए? लड़के ने पूछा। इसलिए कि क्रिस्टल सचमुच गंदे थे। उसके अलावा मुझे और तुम्हें, यानी हम दोनों को ही अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों की सफाई भी करनी थी। खाने के बाद व्यापारी ने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? जब तुम काम कर रहे थे तभी 2 ग्राहक मेरी दुकान में आए। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा शकुन है। लोग बाग बहुत बार शकुनों की बात करते हैं, गडरी ने सोचा, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही कहाँ पता था कि मैं सालों साल अपनी भेड़ों से बिना शब्दों वाली जुबान में बात करता रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? व्यापारी ने एक बार फिर पूछा। आज का पूरा दिन मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं पूरी रात काम करूंगा और सुबह होने तक मैं आपकी दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दें कि मैं मिस्र जा सकूं। व्यापारी को हंसी आ गई। भले ही तुम साल भर तक मेरे क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन कमाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से वहां तक हजारों मील लंबा रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसे पार करोगे तभी तो पहुंचोगे। एक क्षण के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर सो गया हो। बाजार में कोई शोर शराबा नहीं। मोल भाव करने वाली सारी गहमा गहमी गायब और मीनारों से आने वाली अजान की आवाजें नदारद। अब न कोई उम्मीद थी, ना कोई साहसी सफर, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, ना कोई खजाना, ना ही कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। लड़का वहीं बैठ गया, भाव शून्य आंखों से कैफे के दरवाजे की ओर देखता हुआ।
उसके मन में आया कि वह मर क्यों नहीं जाता, सभी कुछ समाप्त हो जाता उसी क्षण में, हमेशा हमेशा के लिए। व्यापारी ने लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक लौटने का किराया दे सकता हूँ, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। लड़का चुप ही रहा, फिर उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैली उठा ली। मैं आपके लिए काम करूंगा, उसने कहा। फिर एक लंबे अंतराल के बाद वह बोला, मुझे पैसे चाहिए भेड़ें खरीदने के लिए। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करते हुए 1 महीना हो चला था, मगर वह समझ सकता था कि यह कोई ऐसा काम नहीं है जिससे उसे खुशी मिल सके। व्यापारी सारा दिन काउंटर के पीछे कुछ न कुछ बुदबुदाता ही रहता, और जरा देखकर, संभल कर, कुछ तोड़ मत देना। मगर लड़के ने वह नौकरी नहीं छोड़ी। वह व्यापारी भले ही कुड़कुड़ाता रहता हो, पर उसके साथ वह निष्कपट व्यवहार ही करता था। जो भी क्रिस्टल बेचता था उसके लिए लड़के को अच्छा कमीशन भी देता था। यही वजह थी, लड़के ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। उस दिन वह हिसाब लगा रहा था, अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो भेड़ें खरीद सकने के लिए उसे पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं क्रिस्टलों के लिए एक शोकेस बनाना चाहता हूँ, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे दुकान के बाहर सजाएंगे और उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो पहाड़ी के नीचे से गुजर जाते हैं। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं किया, व्यापारी ने जवाब दिया। लोग गुजरेंगे, उससे टकराएंगे और क्रिस्टल तोड़ देंगे। मैं जब अपनी भेड़ों को लेकर चारागाहों से गुजरता था तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं सांप ने काट लिया तो कुछ भेड़ें मर भी सकती थीं। मगर भेड़ों और गडरियों के जीवन में तो ऐसा होता ही रहता है। व्यापारी एक ग्राहक की ओर मुड़ गया जो क्रिस्टल के 3 ग्लास खरीदना चाहता था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल बेच रहा था, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों, जब यह गली पूरे टैंजियर का मुख्य आकर्षण थी। दुकानदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। ग्राहक के चले जाने के बाद व्यापारी ने लड़के से कहा, मेरा काम भी अच्छा चल निकला है। बहुत जल्दी ही तुम अपनी भेड़ों के पास पहुंच सकोगे। जिंदगी में और क्या चाहिए? पर शकुनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही होती है। बिना कुछ सोचे समझे ही लड़के के मुंह से निकल गया। ऐसा कहने पर उसे शोक भी हुआ, क्योंकि व्यापारी तो उस बादशाह से कभी मिला ही नहीं था। इसे सौभाग्य का सिद्धांत कहते हैं, शुरुआती पहल की तकदीर। जिंदगी हर कोशिश करती है कि तुम अपनी नियति को हासिल कर सको। बूढ़े बादशाह ने यही कहा था, मगर व्यापारी समझ गया जो लड़के ने कहा था। लड़के का महज दुकान में रहना ही अच्छा शगुन था। ज्यों ज्यों दिन गुजर रहे थे उसकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही थी। लड़के को नौकरी पर रख लेने का उसे कोई मलाल भी नहीं था। लड़के को उसकी योग्यता से ज्यादा पैसे मिल रहे थे, क्योंकि शुरू में जब बिक्री ज्यादा नहीं थी तो व्यापारी ने बिक्री बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा कमीशन देने की बात मान ली थी। उसे यकीन था कि जल्दी ही वह वहां से चला जाएगा, अपनी भेड़ों के पास। अच्छा, तुम पिरामिडों में क्यों जाना चाहते थे? शोकेस की बात टालने के लिए व्यापारी ने लड़के से सवाल किया। क्योंकि हमेशा से मैं उनके बारे में सुनता आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। वह अपने सपनों की बात एकदम छुपा गया। खजाने की बात तो अब एक दुखद स्मृति मात्र थी। वह उसके बारे में सोचने से भी कतराता था। मेरी जानकारी में तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल पिरामिड देखने के लिए इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना चाहता हो, व्यापारी ने कहा। वे तो बस पत्थरों के ढेर हैं। तुम चाहो तो वैसे टीले अपने घर के पिछवाड़े बना सकते हो। आपने कभी सफर का कोई सपना नहीं देखा? लड़के ने पूछा। तब तक व्यापारी आने वाले ग्राहक की ओर मुड़ गया था। 2 दिन बाद व्यापारी ने क्रिस्टलों के प्रदर्शन की बात छेड़ते हुए लड़के से कहा, वैसे मुझे बदलाव पसंद नहीं है, और फिर मैं और तुम उस दौलतमंद व्यापारी हसन की तरह भी नहीं है जो खरीद में की गई गलतियों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर हम दोनों को तो अपनी गलतियों का नुकसान भुगतना पड़ेगा। बात तो सही है। लड़के का मन उदास हो गया। अच्छा, तो तुम्हें क्यों लगा कि हमारे पास क्रिस्टलों के लिए शोकेस होना चाहिए? मैं अपनी भेड़ों के पास जल्द से जल्द लौटना चाहता हूँ। जब भाग्य हमारा साथ दे रहा हो तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वह हमारी कर रहा है। यही सौभाग्य का सिद्धांत है, जिसे लोग पहल करने वालों की तकदीर पुकारते हैं। व्यापारी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, पैगंबर ने हमें कुरान शरीफ से नवाजा है और जिंदगी में 5 फर्ज निभाने का हुक्म दिया है। सबसे अहम है एक सच्चे अकेले अल्लाह पर यकीन करना। दूसरे फर्ज में है 5 वक्त की नमाज, रमजान के महीने में रोजे रखना
और गरीबों की मदद करना। पैगंबर की बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुप हो गया। वह मजहबी आदमी था। उतावला होने के बावजूद वह अपनी जिंदगी मुस्लिम शरीयत के अनुसार जीना चाहता था। पांचवा फर्ज कौन सा है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि क्या मैंने कभी यात्रा का सपना नहीं देखा? व्यापारी बोला। पांचवा फर्ज है हर मुसलमान के लिए, हज पर जाना। जिंदगी में कम से कम एक बार पवित्र मक्का शहर का सफर करना। मक्का पिरामिडों से भी बहुत आगे है। जब मैं छोटा था तो बस मैं केवल यही चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं यह दुकान खोल सकूं। मैं सोचा करता था, एक दिन जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा। मैं धन कमाने भी लगा, पर कभी किसी पर इतना भरोसा न कर पाया कि उसके हाथ दुकान छोड़कर यात्रा पर निकल जाऊं। तुम्हें तो मालूम है, क्रिस्टल बड़ी नाजुक चीज है। उस समय भी बहुत से लोग मेरी ही दुकान के सामने से गुजरते हुए मक्का के सफर पर निकलते थे। उनमें से कुछ बहुत अमीर होते थे, नौकरों के साथ ऊंटों पर सवार कारवां बनाकर यात्रा करते थे। मगर ज्यादातर लोग बहुत गरीब होते थे, मुझसे भी कहीं ज्यादा गरीब। जो भी वहां गए वे बहुत खुशी मनाते थे कि वे ऐसा कर सके। वे अपने दरवाजों पर हज यात्रा की निशानियां भी लगाते थे। उनमें से एक मोची था जो जूते गांठ कर अपनी जिंदगी बसर करता था। वह बता रहा था कि पूरे 1 साल रेगिस्तान पार करने में उसे इतनी थकावट नहीं हुई जितनी कि टैंजियर की गलियों में घूमते हुए चमड़ा खरीदने में। तो आप अब क्यों नहीं कर लेते मक्का की यात्रा? लड़के ने सवाल किया। असल में मक्का का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। वही है जो हर रोज की एक रास्ता शेल्फ पर रखे खामोश क्रिस्टल और उसे बेकार कैफे के खाने को झेलने की ताकत देता है। मुझे डर है अगर मेरा सपना सच हो गया तो जीने के लिए मेरे पास बचेगा ही क्या? तुम भी सपना देखते हो अपनी भीड़ों का, पिरामिडों का, मगर तुम्हारी बात दूसरी है, क्योंकि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। मैं तो मक्का केवल सपनों में ही देखना चाहता हूँ। हजारों बार मैंने कल्पना की है कि मैंने वह लंबा रेगिस्तान पार कर लिया है, उस पाक पवित्र पत्थर के चौक में दाखिल हो गया हूँ और उसे छूने से पहले मैंने 7 बार उसकी परिक्रमा की है। मैंने कल्पना में उन लोगों को भी देखा है जो मेरे बगल में हैं, मेरे आगे हैं, और जो बातें और जो प्रार्थनाएं हमने एक साथ की हैं। मगर कहीं मुझे यह डर लगता है कि यह सब निराशा में न बदल जाए। इसीलिए मैं केवल उसके सपने देखता हूँ। और उस दिन व्यापारी ने लड़के को शोकेस बनाने की अनुमति दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से सच नहीं होता। 2 महीने और बीत गए। शोकेस की वजह से बहुत से ग्राहक दुकान पर आने लगे। लड़के ने अंदाजा लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम कर ले तो वह न केवल स्पेन वापस जा सकता है बल्कि 60 भेड़ें भी खरीद सकता है। 1 साल में उसका रेवड़ बढ़कर दुगना हो जाएगा और तब वह अरबों से भी व्यापार कर सकता है, क्योंकि अब वह अपनी अपरिचित भाषा भी बोल सकता है। चौकों की उस सुबह के बाद उसने उरीम और थुमीम पत्थरों का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अब मिस्र जाना उसके लिए वैसा ही सपना था जैसा कि क्रिस्टल वाले के लिए मक्का जाना। कुछ भी हो, वह अपने काम से खुश था और हमेशा सोचता था उस दिन के बारे में जब वह एक विजेता की हैसियत से तरीफा की धरती पर कदम रखेगा। तुम्हें हमेशा यह मालूम होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो, यही कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। लड़का जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसी दिशा में काम कर रहा था। शायद इस अपरिचित धरती पर यही उसका खजाना हो। यहाँ एक ठग से मिलना, सब कुछ लुट जाना और फिर बिना फूटी कौड़ी के भेड़ों के रेवड़ को दोगुना कर सकने की बात सोचना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं है। उसे अपने पर गर्व हुआ। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जैसे क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है, बिना शब्दों की भाषा कैसे बोली जाती है और शगुन क्या होते हैं। एक दोपहर पहाड़ की चोटी पर हाँफते हुए एक आदमी को कहते हुए उसने सुना था, इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के बाद यहाँ एक ऐसी भी अच्छी जगह नहीं है जहाँ रुककर खुश्क गले को तर किया जा सके, कुछ पिया जा सके। लड़का शकुन पहचानने में माहिर हो गया था, सो उसने क्रिस्टल व्यापारी से कहा, क्यों ना हम पहाड़ी पर चढ़कर आने वालों को चाय पिलाने का काम शुरू कर दें। यहाँ बहुत से लोगों की चाय की दुकानें हैं, व्यापारी ने जवाब दिया, मगर हम तो उन्हें चाय क्रिस्टल के गिलासों में बेचेंगे। लोगों को उनमें चाय पीने का ज्यादा मजा आएगा और वे हमारे क्रिस्टल ग्लास भी खरीदेंगे। खूबसूरती सभी को लुभाती है। व्यापारी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा।
मगर दोपहर की नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और पहली बार अपने साथ हुक्का पीने को कहा। तुम चाहते क्या हो? व्यापारी ने पूछा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे जुटाने हैं। मेरे पास यह दुकान 30 सालों से है। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की पहचान है और वह सब भी जानता हूँ जो क्रिस्टलों के बारे में जानना चाहिए। मुझे मालूम है ग्राहकों की शक्लें और आदतें। अगर हम ग्राहकों को चाय क्रिस्टल में पिलाएंगे तो दुकान का विस्तार होगा और तब मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? मुझे तो अब इसी तरह रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं सोचा करता था कि मैंने कितने साल यूं ही गंवा दिए। मेरे मित्र यहाँ से बाहर चले गए, उनमें से कुछ के दिवाले निकल गए और कुछ दौलत कमाकर मालामाल हो गए। यह सब सोचकर मेरा मन उदास हो जाता था, मगर अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है इतना बुरा भी नहीं किया मैंने। अभी मेरी दुकान उतनी ही बड़ी है जितनी कि मैं चाहता था। नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि बदलते हालात से कैसे निपटा जाता है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। दुकानदार ने चिलम के कोयलों को और सुलगाते हुए गहरा कश लिया। लड़के की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर उस व्यापारी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए सौभाग्य बनकर आए हो। आज मैं उस चीज को अच्छी तरह समझने लगा हूँ जिसे मैंने इससे पहले कभी समझने बूझने की कोशिश ही नहीं की थी। जैसे मिली हुई दुआ को ठुकराओ तो वह लानत बन जाती है। असल में तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं दौलत की तरफ ध्यान दूं और देखूं उन क्षितिजों को जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जबकि तुम्हारे जरिए मैं उन्हें देख और जान चुका हूं कि कितनी संभावनाएं हैं मेरे इर्द गिर्द, इसलिए अब मुझे पहले से ज्यादा ही दुख होगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या पा सकना संभव है मेरे लिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा, लड़के ने अपने मन में सोचा। वे दोनों हुक्का पी रहे थे। सूरज डूब चला था। वे अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को गर्व था कि अब वह अरबी भाषा अच्छी तरह से बोल सकता है। एक वह समय भी था जब वह सोचा करता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती हैं, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा सिखा सकती थीं? दुनिया में ऐसी कई और भी चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकती। वे तो बस खाने पीने की फिराक में ही रहती हैं। हो सकता है कि उन्होंने मुझे कुछ ना सिखाया हो, लेकिन शायद मैं अपने ही आप उनसे कुछ सीख रहा था। मकतूब, व्यापारी ने कहा। इसके मानी इसके मानी जानने के लिए तुम्हें अरब में पैदा होना पड़ेगा, व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी भाषा में इसके मानी कुछ इस तरह होंगे कि नसीब लिखा जा चुका है। चिलम की आग बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वह चाहे तो क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेच सकता है। कभी कभी दरिया का बहाव रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। आदमी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते थे, मगर चोटी पर पहुंचकर उन्हें वह क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती जहां ताजगी भरी पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत ही खूबसूरत ग्लासों में चाय पीते थे। मेरी बीवी ने यह कभी सोचा ही नहीं, एक ने कहा, और उसने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। उसके यहाँ रात को कुछ मेहमान आने वाले थे और जो इन क्रिस्टल के बर्तनों की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होंगे। तो दूसरा बोला, क्रिस्टल के ग्लासों में चाय पीने का आनंद एकदम अलग है। क्रिस्टल चाय की सुगंध को बनाए रखता है। तीसरा व्यक्ति बोला, पूरब में चाय क्रिस्टल में ही देने का रिवाज है। इसमें जादुई शक्तियां हैं। बहुत जल्द यह खबर सब जगह फैल गई। अब लोग उस चाय की दुकान को देखने के लिए पहाड़ी चढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि क्रिस्टल जैसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया कर दिखाया है। देखा देखी दूसरी दुकानों ने भी चाय क्रिस्टल में देना शुरू कर दिया, मगर उनकी दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं, इसलिए उनका धंधा मंदा था। अंततः व्यापारी को 2 और नौकर रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात शुरू कर दिया। आदमी और औरतें बड़ी संख्या में उस दुकान पर आने लगे, कुछ नया देखने की प्यास बुझाने के लिए। और इस तरह कई महीने बीत गए। सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा। अफ्रीका महाद्वीप की जमीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। सिर पर स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कस लिया और नई चप्पलें पहनकर चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से
नीचे उतर गया। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और क्रिस्टल के ग्लास में डालकर गर्म चाय पी। फिर धूप से भरी दहलीज पर बैठकर हुक्का पीने लगा। वह चुपचाप हुक्का पी रहा था, बिना कुछ सोचे। हाँ, रेगिस्तान की सुगंध लेकर आई हवा की आवाज जरूर उसके कानों में पड़ रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह अब 120 भेड़ें, वापसी की टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं के आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े धीरज के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने चाय पी। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए हैं और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी खामोश रहा। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी इतनी मदद की है। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में व्यस्त था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लड़के की ओर घूमकर वह बोला, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नई पहचान दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाने वाला हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ वेड़ नहीं खरीदने वाले हो। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। मकतूब, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा। 3 बोरे भर गए। बाहर जाते हुए उसने कमरे के कोने में अपनी पुरानी थैली देखी। वह तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। उस थैली से अपनी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से दोनों पत्थर उरीम और थुमीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें देखकर उसे एक बार फिर बूढ़े बादशाह की याद आ गई। उसे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक वह उसे कैसे भूला रहा। लगभग 1 साल तक वह जी जान लगाकर काम करता रहा ताकि कुछ पैसे बचा सके और स्वाभिमान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी बंद मत करना। बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। शकुन, जो कहे उस पर चलना। लड़के ने उरीम और थुमीम को उठा लिया। अजीब सी सनसनी से उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहीं कहीं आसपास है। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अब शकुन कह रहे थे कि यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वही करूँगा जो मैं पहले करता था। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया था जो उससे भी महत्वपूर्ण था, और वह यह कि दुनिया में एक ऐसी भाषा भी है जिसे हर कोई समझता है, और वही भाषा दुकान का व्यापार बढ़ाते वक्त वह बराबर इस्तेमाल करता रहा था। वह भाषा थी उत्साह और उमंग की, प्यार और संकल्प के साथ उन चीज़ों को प्राप्त करने की जिन पर आपको भरोसा हो और जिन्हें आप पाना चाहते हो। टेंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने इस स्थान पर विजय पाली है, ठीक वैसे ही वह पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़े बादशाह के ये शब्द वह भुलाए नहीं भूलता। मगर बूढ़े बादशाह ने ठगी और डकैती के बारे में कुछ नहीं कहा था, न ही कभी खत्म न होने वाले रेगिस्तानों के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में जो यह तो जानते हैं कि उनका सपना क्या है मगर उसे साकार करना नहीं चाहते। बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि पिरामिड कंकड़ पत्थरों का ढेर भर हैं और उन्हें कोई भी अपने घर के पिछवाड़े बना सकता है। और वह यह भी बताना भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि पुराने से ज्यादा बड़ा रेवड़ खरीद सको तो उसे खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और दूसरी चीजों के साथ रख ली। वह नीचे उतरा तो व्यापारी एक विदेशी जोड़े से बात कर रहा था और 2 अन्य ग्राहक क्रिस्टल के ग्लासों में चाय पीते हुए दुकान की जांच पड़ताल कर रहे थे। हर सुबह से ज्यादा गहमा गहमी थी इस सुबह। जहां वह खड़ा था वहां से उसने देखा कि बूढ़े व्यापारी के बाल बूढ़े बादशाह के बालों की ही तरह थे। उसे मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट याद आई जब वह टेंजियर में उसका पहला दिन था, जब उसके पास न खाने को कुछ था और न कहीं जाने का इंतजाम। ऐसे में उस मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट, वो भी तो उस बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहाँ आया हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, मगर उनमें से कोई भी आदमी उससे नहीं मिला था।
जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बादशाह कहता था वो उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वह लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चल दिया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वह रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसे हमेशा याद आती रहेगी और वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे लगने लगा था जैसे अब वह दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरवाहों की सैर करूंगा। बड़े निश्चय के साथ यह बात उसने अपने आप से कही, मगर उसका मन इस बात से खुश नहीं था। वह पूरे 1 साल तक काम करता रहा ताकि वह अपना सपना साकार कर सके और अब वही सपना धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा है। हो सकता है वह उसका असली सपना रहा ही न हो, कौन जाने। शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना तो है मगर वह कभी मक्का जाएगा नहीं और सारा जीवन उस सपने के पूरे होने की आशा में बिता देगा। लड़के ने खुद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुमीम थे, जिसने उस बूढ़े बादशाह की ताकत और इच्छा शक्ति का बराबर एहसास हो रहा था। होनी कह लीजिए या शकुन, वह लड़का उसी शराब खाने में दाखिल हो गया जहां वह पहले दिन पहुंचा था। वह ठग अब वहां नहीं था। शराब खाने का मालिक खुद उसके लिए 1 कप चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गडरिया तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसी होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी जो सोने का कवच पहने हुए था मेरा सारा अतीत जानता था। सचमुच वह राजा था, एक बुद्धिमान बादशाह। अंडलूसिया की पहाड़ियों का रास्ता केवल 2 घंटों का था, मगर उसके और पिरामिडों के बीच एक पूरा रेगिस्तान था। इसी बात को लड़के ने सोचा कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वह अपने खजाने तक की दूरी को 2 घंटा और कम कर चुका है। यह बात और थी कि यह 2 घंटे उसके लिए पूरे 1 साल में बदल गए हैं। तो क्या हुआ, मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूँ, उसने सोचा। क्योंकि मैं भेड़ों को समझता हूँ, वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे अच्छी दोस्त भी होती हैं। मगर दूसरी ओर मुझे मालूम नहीं कि रेगिस्तान भी दोस्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में मुझे अपना खजाना तलाशना होगा। अगर मैं नाकामयाब रहा तो घर लौट सकता हूँ। अब तो मेरे पास काफी पैसे हैं और काफी समय भी, तो फिर यही सही। एकाएक वह बहुत खुशी से भर उठा। गडरिया तो वह कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में बहुत से खजाने छिपे हों, मगर उसका तो एक सपना है और वह एक बादशाह से मिला था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शराब खाने से बाहर आने के बाद भी उसकी योजनाएं जारी थीं और उसे याद आया कि व्यापारी को क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवां के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुमीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब भी कोई अपनी नियति ढूंढ रहा होता है तो मैं वहीं उसके आसपास होता हूँ, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। तो उस सौदागर के माल गोदाम में जाकर मालूम तो किया जाए, क्या वाकई पिरामिड इतनी दूर हैं? लड़के ने तय किया। अगर आज के भाग ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो समझिए हम सही रास्ते पर हैं। इस नए भाग के साथ हमने अपने सपने की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। सपने अचानक पूरे नहीं होते, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हमने वही किया है। याद रखिए, संकेत मिलते रहते हैं, बस हमें उन्हें समझना होता है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां सफर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे स्पिरिट ऑफ इम्बाइब।